दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वस्त के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारा ये 74वां एपिसोड है और अगला जो एपिसोड है वो 75th एपिसोड होने वाला है। वो आज का एपिसोड भी बहुत स्पेशल है, लेकिन अगला एपिसोड चूंकि 75th है तो उसके लिए हमने कुछ विशेष तैयारी की है। और जैसे फाइनल से पहले सेमीफाइनल होता है, तो आज का ये एपिसोड जो है सेमीफाइनल की तरह आप इसको देख सकते हैं। आज हमारी मेहमान एक ऐसी वुमेन लीडर हैं जो न केवल मात्र लीडर हैं, अपितु उन्होंने एक बहुत बड़ी जंग को जीता है और मैं उनको फाइटर के रूप में जानता हूं। मैं इनवाइट करूं उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, वो छत्तीसगढ़ की एक बहुत सी खूबसूरत जगह है जगदलपुर में वो रहते हैं। और जगदलपुर अगर आप कभी नहीं गए हैं तो जगदलपुर के पास में चित्रकूट एक वाटरफॉल है जो सबसे लंबाई की अगर हम बातचीत करें, विड्थ वाइज चौड़ाई की अगर हम बातचीत करें, शायद सबसे चौड़ा वाटरफॉल है इंडिया का। और उसके पास में एक केव है, कुटुमसर केव। उस केव की खासियत ये है कि उसमें नेचुरल झूमर आपको दिखाई देंगे। जो झूमर हमारे घरों में हम लगाते हैं लाइट से, जब वो सुंदर दिखते हैं, तो वैसे ही वहां पे उस प्रकार के झूमर बनते हैं। एक्चुअली उसमें केव्स में पानी गिरता रहता है, पानी के साथ में मिट्टी आती है और वो मिट्टी ऐसे धीरे धीरे पानी के साथ में मिट्टी जो है वो झूमर की तरह लटकने लग जाती है। और जब नीचे से उसको एक लाइट जला के उसको देखा जाता है तो बिल्कुल ऐसा फील होता है कि जैसे एक झूमर है। तो वो एक अनोखी चीज मैंने देखी है, कहीं नहीं देखी मैंने, बाहर भी नहीं देखी, इंडिया से बाहर भी। तो हमारी जो आज मेहमान है नेहा अग्रवाल, वो छत्तीसगढ़ से हैं और मैंने जैसा बताया कि वो जगदलपुर में रहते हैं, लेकिन उनकी जो परवरिश हुई है वो रायपुर में हुई है। और हमने उनका एपिसोड पहले भी शूट करने की कोशिश की जगदलपुर में, चूंकि छोटा शहर है, छोटे शहर में नेचुरल जो ब्यूटीज हैं वो तो बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं रहता। तो सिग्नल का कुछ इशू आया और वह स्पेशली उन्होंने ट्रैवल किया जगदलपुर से, शायद 8 या 10 घंटे का ट्रैवल करके वो रायपुर में आज हैं और रायपुर में हम ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल एपिसोड में। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले आपको थैंक यू कहूंगी कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप एक जो खुद सुपरस्टार है, एक जो खुद सेलिब्रिटी है, वो दूसरे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, तो हम लोगों की मजबूरी हो जाती है कि हमारे अंदर जो भी छिपा हुआ है आपके सामने निकालने का, क्योंकि आप इतनी हम्बली, मतलब आई रिस्पेक्ट यू फॉर दिस, कि द वे यू टॉक टू पीपल, यू इन्फ्लुएंस एवरीबॉडी। दैट इज द मेन रीजन कि आज हम लोग यहाँ पे अच्छे से आपसे बात कर पा रहे हैं और सारी चीजें अपनी लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। थैंक यू सो मच अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच नेहा। आप बहुत अच्छी स्पीकर हैं, यूट्यूब पे आपके बहुत सारे वीडियोस हैं और मैं कई बार कोशिश करता हूं कि नेहा जिस प्रकार से बोलती हैं तो मैं भी वैसा बोलूं, लेकिन मैं वैसा बोल नहीं पाता हूं उतने अच्छे से। तो और न केवल मात्र आप एक अच्छी स्पीकर हैं, आप एक अच्छी लीडर हैं। आप और आपके जो पति देव हैं सचिन अग्रवाल जी, सचिन जी का एक बहुत बड़ा नाम है। आप दोनों मिलके इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं और इन सब के साथ में आपकी जो विशेषता है वो है कि एक ऐसी बीमारी हिंदुस्तान में जिसके नाम से लोग डरने लग जाते हैं, दहशत का माहौल होता है, कैंसर। तो उसको आपने मात दी है, उससे जो जंग लड़ी उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे और आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम आपकी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं। जी, बेसिकली मेरा बॉर्न हुआ बीकानेर राजस्थान में और ब्रॉटअप हुआ रायपुर में। और मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बिजनेस क्लास फैमिली है। मेरे फादर का बहुत बड़ा बिजनेस है और मैंने हमेशा फादर को हर वक्त बिजी देखा था। हमें और किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी, लेकिन हाँ, फादर के टाइम की कमी हमेशा महसूस होती थी। और फादर ने बचपन से एक चीज हमारे अंदर बहुत डाली कि आपको बड़े सपने देखने हैं, बड़ी ड्रीम्स देखनी है, आपको कुछ लाइफ में बड़ा करना है। मुझे कभी ये एहसास ही नहीं दिलाया गया कि मैं क्या नहीं कर सकती। हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे मोटिवेट किया कि यू कैन डू इट एवरीथिंग, मतलब जो भी आप सोचती हैं वो कर सकती है। और इसी वजह से मैंने एक डिफरेंट टाइप की फील्ड करने का फैसला किया था। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करने की बात की
तो मैंने फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बनाया और एज अ फैशन डिजाइनर अपना करियर स्टार्ट किया। और जब फादर को डायरेक्ट सेलिंग मिला तो उन्होंने मुझे भी बहुत बताने की कोशिश की थी, बट मैं अपने प्रोफेशन में इतनी ज्यादा बिजी थी कि मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग एक अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आई। लेकिन फादर को ये अपॉर्चुनिटी समझ में आ रही थी, क्योंकि उनको पता था इसमें वो टाइम फ्रीडम जो उनको चाहिए वो इसमें मिल सकता है। और उन्होंने हमें बहुत कोशिश की इसके बारे में समझाने की, और धीरे धीरे ये समझ में भी आने लगा। जैसे अंधेरे के बाद उजाला आता है, सूरज की रोशनी जैसे ही फैलने लग जाती है वैसे ही उजाला बढ़ने लग जाता है। और मैं भी जैसे ही इवेंट्स में जाने लगी तो और ज्यादा इसके बारे में समझने लगी, और मुझे ये विश्वास होने लगा कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं जो भी सपने देखती हूँ वो पूरे कर सकती हूँ। और इसीलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग को एज ए करियर अपनाने का फैसला किया। आज मैं एक प्राउड डायरेक्ट सेलर भी हूँ। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। नेहा, जैसा आपने बोला, बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। जैसा आपने बताया कि आप फैशन डिजाइनिंग आपने किया है, तो फैशन डिजाइनिंग की अगर हम बातचीत करें तो स्पेशली वुमेन को क्या करना चाहिए कि वो मॉडर्न दिखें, फैशनेबल दिखें? सर, मेरा फर्म बिलीव है, और ये मेरा खुद का ये फर्म बिलीव है कि आपको जो भी चीज कंफर्टेबल लगती है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल फील करते हैं, दैट इज फैशन। वो ही आपको मॉडर्न फील करा सकती है। अगर आप वेस्टर्न ड्रेस में मॉडर्न फील करते हैं तो डू इट। अगर आपको इंडियन ड्रेस में लगता है कि हाँ आई एम द बेस्ट, आई एम मॉडर्न, तो आपको वो ही करना चाहिए। आपको फैशन जो मार्केट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं, बट आपकी अंदर की आवाज जो कहती है उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको ड्रेसअप करना चाहिए। और मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मैं उसमें कॉन्फिडेंट फील करती हूँ जो मुझे कंफर्टेबल लगता है। तो हर लड़की को ये चीज करनी चाहिए। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। और जेंट्स के लिए भी कुछ आप टिप देना चाहेंगे कि वुमेन को कैसे, मतलब कैसी ड्रेस में, जो जेंट्स हैं स्पेशली, जो यंग जनरेशन है, उसको क्या पसंद है? सर, मैं आजकल तो सब अपने अकॉर्डिंगली, फैशन बहुत वाइड रेंज है। एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए। इवन मेल्स को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। एक कंप्लीटली एक लाइन में नहीं चलना चाहिए, हमें ट्राई करते रहना चाहिए नई चीजों को। और अगर आप ट्राई करेंगे तो शायद लड़कियां और अट्रैक्ट होंगी आपकी तरफ। तो मीन्स हम ट्राई करते रहे, और जब जब अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले जिस दिन, तो उसको मान ले कि हाँ ये फाइनल चीज है, और फिर उसका बार बार इस्तेमाल करें। जी, चलिए, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। और ये कॉम्प्लीमेंट्स एक्चुअली हर व्यक्ति को चाहिए। मतलब अगर आप यंग हैं और तब भी आपको चाहिए, और आप जब मैरिड हो जाती हैं तो तब भी आप उम्मीद करते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर जो हैं वो आपको आपको कॉम्प्लीमेंट करें, आपकी तारीफ करें। दैट्स ग्रेट। एग्जैक्टली। नेहा, मैं एक बहुत सीरियस विषय पे मैं बातचीत कर रहा हूँ। जब पहली बार आपको ये मालूम चला कि आपको कैंसर है, फर्स्ट टाइम जब आपको सूचना मिली, तो वो सूचना कब मिली, आप कहाँ पे थे, और आपका जो पहला रिएक्शन था क्या था? सब मुझे डर लगा जब मुझे पता चला। और जब ये मुझे पता चला था मैं रायपुर में ही थी। और क्योंकि ये बीमारी ही इतनी खतरनाक है, इसका नाम सुन के ही आपको डर लग जाता है आमतौर पे। और मुझे भी डर लगा था, मैं एक बार के लिए घबरा गई और मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। बट क्योंकि मेरा माहौल बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, मुझे हर तरफ से पॉजिटिविटी मिल रही थी। और वो पॉजिटिविटी इसलिए मिल रही थी कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में थी, मेरी पूरी फैमिली नेटवर्क मार्केटिंग में थी, और मैं भी खुद पॉजिटिव अपने आप को करने की कोशिश कर रही थी। तो शायद इसीलिए मैं इस बीमारी से लड़ पाई, उभर पाई। और जब फर्स्ट रिएक्शन डर का हुआ और उसके बाद मैंने जब अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश की, तो फर्स्ट सेंटेंस मेरे दिमाग में सिर्फ ये आया कि गॉड मुझे शायद चेक कर रहा था। वो देख रहा था कि मेरे अंदर कितनी काबिलियत है, कितनी फाइटिंग स्पिरिट है। क्योंकि वो मुझे बहुत बड़ी कामयाबी देने के लिए हर हर माता पिता अपने बच्चों को चेक करते हैं कि इसके अंदर कितनी काबिलियत है। और मैं मानती हूँ कि माता पिता हमारे ऊपर वाले हैं, भगवान हैं। और उन्होंने मुझे चेक किया कि तुम फाइट कर सकती हो कि नहीं कर सकती हो, तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी देने वाला हूँ। और ये लाइन ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, और इसीलिए शायद मैं आज पूरी तरीके से ठीक हूँ और आपके सामने हूँ।
दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। नो डाउट, जब आप मानसिक रूप से स्ट्रोंग हो जाते हैं तो आपकी आधी जीत तो मानी जाती है उसी दिन से। लेकिन कैंसर में जब कीमो से हम लोग गुजरते हैं तो उस समय वो ट्रीटमेंट पेनफुल रहता होगा, उसको कैसे सहन किया? सब बहुत पेनफुल रहता है, मतलब लिटरली बहुत पेनफुल रहता है। और कई बार रातों को नींद नहीं आती थी इसकी वजह से, इस पेन की वजह से। बट मैं ये फर्म बिलीव कर रही हूँ और ये मेरा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं ये बात को कितनी बार भी रिपीट करूँ उतना कम है, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में थी और एक पॉजिटिव माहौल मुझे इसने दिया, ये इंडस्ट्री ने दिया। और मुझे इंडस्ट्री ने बताया था कि आप हर चैलेंजेस से लड़ सकते हैं, आप फाइट कर सकते हैं, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। और इवन मैं भी लोगों को ये चीज के लिए बोलती थी, हमेशा मोटिवेट करती थी। जब मेरे इवेंट्स होते थे, जब मेरे सेमिनार्स होते थे, तो मैं हजारों लोगों को इस बारे में बताती थी कि आप हर चैलेंज से लड़ सकते हैं। तो जब कीमो होता था तो मेरे लिए एक चैलेंज था, मैंने इसको चैलेंज माना और चैलेंज को अपॉर्चुनिटी माना। मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि तू इससे फाइट कर सकती है, नहीं कर सकती है। और ये पीरियड मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मुझे बहुत कुछ सिखा के गया, मुझे एक मोटिवेटर बना के गया। मैं अपने आप को एक इंस्पिरेशन बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि लोग मुझसे इंस्पायर हों और बहुत कुछ सीख सके, बहुत कुछ कर सके। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि हमारे पास जब आती है तो हम अंदर से टूट जाते हैं। तो मेरा ये अब एक लक्ष्य बन गया है कि इस पीरियड को मैं लोगों तक शेयर करूं। लोग इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन मैं बात करती हूँ ताकि जो और भी लोग हैं जिनके पास ये डिजीज आती है, और भी कोई डिजीज, चाहे कैंसर हो, चाहे अभी जो भी बीमारियां चल रही हो, अभी जो भी पैनेडिक चल रहा हो, अगर हम इससे मेंटली फाइट कर ले तो मेरे ख्याल से जीत हमारी होती है। हमें कोई हरा नहीं सकता। अगर हम मेंटली हार जाते हैं तो हमें कोई भी हरा सकता है, लेकिन अगर हम मेंटली जीत जाते तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। राइट। आपने उस कहावत को चरितार्थ किया है। और मैं एक चीज और यहाँ कहना चाहूंगा हमारे व्यूवर्स से कि जब भी आपकी जिंदगी में कुछ चैलेंजेस आए हैं तो वो चैलेंजेस आपकी जिंदगी में आते हैं तो साथ में एक अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं। वो अपॉर्चुनिटी शायद उस समय आपको दिखाई नहीं दे, लेकिन आने वाले समय में वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आज हम नेहा जी से बातचीत कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक वजह रही कि नेहा की लाइफ में कैंसर जैसी महामारी आई और नेहा ने बड़ी शिद्दत के साथ में उसका मुकाबला किया और उसको हराया। क्योंकि हमारे पास में एक बहुत बड़ी लिस्ट रहती है जिन लोगों को हम इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, और उस लिस्ट में बहुत सारे लोगों की रिकमेंडेशन रहती है। लेकिन नेहा को हमने चुना। नो डाउट आप एक बहुत अच्छी स्पीकर हैं, लीडर हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है, अचीवर हैं, लेकिन उसके साथ में ये जो आपकी जिंदगी में जो टफ टाइम आया था कैंसर से जूझने का, तो वो एक बड़ा कारण रहा आपके सिलेक्शन के लिए। और मैं सभी व्यूवर्स को ये कहना चाहता हूँ, अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलें हैं, स्पेशली आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, लंबा टाइम हो गया है, आपको परिणाम नहीं मिल रहे हैं, आपको अचीवमेंट नहीं मिल रही हैं, और आप निराश मत होइए। जिस दिन आपको अचीवमेंट मिलेगी, तो तय है कि एक दिन तो मिलेगी वो, लेकिन जिस दिन मिलेगी और जितने ज्यादा संघर्ष के बाद मिलेगी उतना ज्यादा आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, उतना ज्यादा सम्मान मिलेगा, उतनी जोरदार तालियां बजेंगी जब आपकी संघर्ष की कहानी बताते हुए आपको जब मंच की तरफ आमंत्रित किया जाएगा। तो उसको पॉजिटिव लीजिए। और नेहा उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने। नेहा, हमारे देश में हालांकि अब चीजें बदल रही है, लेकिन एक ऐसा समय था जब वुमेन को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता नहीं थी, और स्पेशली बिजनेस करने के लिए ऐसा माना जाता था कि बिजनेस करना और धन उपार्जन करना ये तो पुरुषों का काम है, महिलाओं का काम नहीं है। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं। वुमेन्स के लिए ऐसी परिस्थिति में, आज इंडिया में जो भी परिस्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियों में वुमेन्स के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आप क्या अपॉर्चुनिटी देखती हैं? डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं के लिए बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मैं तो ये फर्म बिलीव करती हूँ कि ये डायरेक्ट सेलिंग स्पेशली विमेन के लिए ही है, क्योंकि इसमें जो क्वालिटीज चाहिए रहती है एक डायरेक्ट सेलर को, एक नेटवर्कर को, वो महिलाओं के अंदर पहले से मौजूद है। और ये एक ऐसा जबरदस्त क्वालिटी है। आप हर महिला के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो डायरेक्ट सेलर को चाहिए। मैं कुछ
क्वालिटी जरूर शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। पहली तो ये क्वालिटी है कि हम जो है बहुत बड़ी ड्रीमर्स हैं, और एक डायरेक्ट सेलर को बहुत बड़ा ड्रीमर होना बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे ड्रीमर कैसे, तो आप अगर अभी अभी एट द मोमेंट आप मुझे अगर या किसी भी महिला को अगर आप बोलते हैं कि आपको मैं अभी हम 50,000 रुपीज दे रहे हैं और आपको इसको 1 घंटे के अंदर खर्च करना है, तो हमें पता है कि इसे खर्च क्या करना है, हमें मिनट ही नहीं लगेंगे, हम इसे खर्च कर देंगे, क्योंकि हमारे थॉट्स में क्लैरिटी, हमको पता है कि हमको क्या करना है, हमारे गोल्स हमको पता है, हमारे लक्ष्य हमको पता है। और ये हर डायरेक्ट सेलर को चाहिए कि आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो आपका गोल, आपका लक्ष्य क्लियर हो, तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकती हैं। दूसरी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि हम बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। इसको मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाना जरूर चाहूंगी। आपने लॉकडाउन अभी हो रहा है, इससे पहले एक और आया था जिसको कहते थे हम डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा वक्त था जहां पे हमको महिलाओं के पास से हमारे पास बहुत कैश मिला था हमको, क्योंकि हम सिक्योरिटी चाहते थे अपने फ्यूचर के लिए, अपने फैमिली की फ्यूचर के लिए हम पैसे बचा के रखते थे। तो ये सिक्योरिटी तो टेम्पररी थी, लेकिन परमानेंट सिक्योरिटी नेटवर्क मार्केटिंग दे सकता है, डायरेक्ट सेलिंग दे सकता है। क्योंकि हम अगर इस समय इसको बिल्ड कर लेते हैं तो पैसिव इनकम खड़े करने का रास्ता हमको नेटवर्क मार्केटिंग में मिल जाता है। तो ये जो दो क्वालिटीज, ये तो दो ही क्वालिटीज मैंने आपके साथ शेयर की है। ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज है जो महिलाओं के अंदर है, और वो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकती है। और मैं ये मानती हूँ कि अगर वो इस इंडस्ट्री में आ जाए तो बहुत बड़े, अभी तक वो अचीवमेंट्स आए ही नहीं हैं जो महिलाएं अचीव कर सकती है, वो इतने बड़े अचीवमेंट्स कर सकती हैं। तो मुझे तो ये फर्म बिलीव है कि अगर हर महिला इसको समझे और इसमें आए तो बहुत बड़ा फ्यूचर खड़ा कर सकती है, अपने परिवार को वो सिक्योरिटी दे सकती है जिसके बारे में वो सोचती थी, वो हर सपने पूरे कर सकती है जिसके बारे में वो सोचती थी। अब बहुत सारे पुरुषों को ये लगता है कि वो अकेले ही सब पे भारी पड़ेंगे, अकेले ही जंग जीत लेंगे, अकेले ही काम करेंगे। तो एक व्यक्ति स्पेशली वो अगर मैरिड है और वो अपने स्पाउस के साथ इस बिजनेस को नहीं कर रहा है, और वो अगर करने लग जाए तो उसमें कितना आप लगता है कितना फर्क पड़ेगा उसकी कामयाबी पे? सर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कहते हैं ना कि महिलाएं चाहे तो बिजनेस बना सकती है, चाहे बिजनेस बिगाड़ सकती है, क्योंकि घर से अगर हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा, मेरा ये मानना है कि मुट्ठी बंद और मुट्ठी खुली, ताकत बंद में होती है। परिवार का हर सदस्य अगर आपके साथ है तो आपकी ताकत 4 गुना बढ़ जाती है और आप कामयाबी के रास्ते पे बहुत तेजी से चल सकते हैं। और वहीं पे अगर परिवार आपके साथ नहीं है तो आपको खींचते हैं वही लोग हैं, घर के लोग ही आपको वापस खींचते हैं। वो आपको कहते हैं कि ये क्या लेके आ गए, ये तो बहुत बकवास चीज है, लेकिन क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता है। अगर वो आप उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं इस बिजनेस में तो वो आपके सबसे बड़े सपोर्टर, सबसे बड़े मोटिवेटर बन जाते हैं, क्योंकि उनको विश्वास हो जाता है कि आप कामयाब हो सकते हैं, आप कर सकते हैं। इस बिजनेस में नेगेटिविटी बहुत है, इस बिजनेस में निराशा बहुत आती है बाहर के लोगों से, लेकिन अगर आपका परिवार, आपकी फैमिली आपके साथ होती है तो वो निराशा आपके साथ ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, क्योंकि वो आपको बिलीव दिलाते हैं कि आपके अंदर काबिलियत है, आप अचीव कर सकते हैं। तो हर हर जेंट्स को, हर मेल को, मेरे को लगता है कि महिलाओं को इन्वॉल्व करना चाहिए अगर आप वो बड़ी कामयाबी चाहते हैं। जितने भी लीडर्स हैं, अगर वो आज अपनी फैमिली के साथ बिजनेस कर रहे हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल ले लीजिए, हम कंप्लीटली फैमिली, हमारी पूरी फैमिली, मेरी दोनों तरफ की फैमिली, चाहे इन लॉज वाली हो चाहे मेरे पैटर्नल फैमिली हो, दोनों कंप्लीटली नेटवर्क मार्केटिंग में है। इसीलिए शायद हम इतना अच्छे से बिजनेस कर पा रहे हैं, कुछ अचीव कर पा रहे हैं, कुछ लोगों को भी हेल्प कर पा रहे हैं। और इसी कारण से हमारे साथ भी फैमिलीज इन्वॉल्व है, क्योंकि हम कंप्लीटली फैमिली के साथ इन्वॉल्व है, तो वो भी देख रहे हैं कि हाँ, फैमिली के साथ इन्वॉल्व होने से अचीवमेंट बड़े आ सकते हैं। तो आप भी जरूर फैमिली के साथ इन्वॉल्व हुइए और बड़ी कामयाबी आप ले सकते हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। और पिछला इंटरव्यू हमने लिया था पंकज टिटोरिया जी का, तो उन्होंने ड्रीम्स के ऊपर में बहुत बात की। उन्होंने कहा कि जब भी कोई नया डायरेक्ट सेलर जुड़ता है तो मैं उसके घर पे जाता हूँ और उसके ड्रीम निकालने की कोशिश करता हूँ। और मेरा भी ये मानना है कि जब हम लोग ड्रीम निकालें तो फैमिली के ड्रीम बाहर निकलने चाहिए। परिवार में जितने भी लोग हैं सारे बैठें और सबसे डिस्कस किया जाए कि भाई हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी आई है और इसमें लोग ऐसा ऐसा
इतना पैसा कमा रहे हैं, इतनी कामयाबी लोगों के पास है। तो हम सब अब अपने ड्रीम बताएं और वो ड्रीम क्या क्या हो सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने घर में अपनी एक फैमिली ड्रीम बुक बनाई हुई है। तो वो पूरी फैमिली के ड्रीम उसमें लिखे हुए हैं और उस ड्रीम बुक को हम लोग देखते हैं, कई बार बैठ के डिस्कस करते हैं। और उसमें बड़े फनी फनी से ड्रीम रहते हैं जो हमने 10 साल पहले सोचे थे कि अच्छा मैं ये भी सोचता था। तो हालांकि वो जो आज सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं तो वो सारी हम नहीं करते जिंदगी में। किसी एक घटना की वजह से किसी से प्रभावित होकर हम कुछ ड्रीम बनाते हैं, लेकिन वो अगर आपके पास में है और फिर धीरे धीरे आप उनको गोल्स में कन्वर्ट करते रहते हैं तो वो आपको पावर भी मिलेगी। और जैसा नेहा ने बताया कि आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, और वुमेन्स की स्पेशली जो एक पावर है, दे आर ड्रीमर्स, तो उसका हम लोग बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल नेहा। मैं दोबारा आपकी उस वहां पे मैं जाता हूं जहां से आपने शुरू किया था, अपनी बैकग्राउंड बताई थी और आपने बताया था कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब डायरेक्ट सेलिंग पापा ने स्टार्ट किया। और उस समय फिर कहीं ना कहीं जब शादी की बात चली होगी और ये चली होगी कि भाई सबसे पहले ये देखा जाता है कि भाई जो लड़का है वो क्या करता है। और जब आपको बताया कि लड़का जो है वो डायरेक्ट सेलिंग करता है, तो डायरेक्ट सेलिंग कोई लड़की सोचती नहीं है, जानती नहीं है कि भाई मेरा पति जो है एक डायरेक्ट सेलर होगा, एक डायरेक्ट सेलिंग का लीडर होगा। आपके जो सपनों के राजकुमार थे वो डायरेक्ट सेलर तो नहीं होगा, शायद कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई हीरो, आई डोंट नो क्या होगा। तो वो क्या थे, और जब आपको सुना कि एक डायरेक्ट सेलर से आपकी शादी होने वाली है, वो आपके लाइफ पार्टनर रहेंगे, तो कैसा लगा आपको, एक बात। और दूसरी बात, फिर अब तक का जो सफर रहा वो कैसा रहा सचिन जी के साथ? सर, जब मेरी शादी की बात आई थी उससे पहले मैं बिजनेस स्टार्ट कर चुकी थी, तो मेरे साथ सिनेरियो थोड़ा सा अलग था। मैं ये चाहती थी कि मेरा हस्बैंड जो हो डायरेक्ट सेलर हो, क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ उस इंडस्ट्री को हर इंसान समझ नहीं पाता है। उन्हें थोड़ा डिफरेंट फील्ड है, उसे समझ में नहीं आता। तो मुझे हमेशा ये डर रहता था कि मेरी अगर शादी होगी तो मुझे ससुराल कैसा मिलेगा, मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, क्या वो इस इंडस्ट्री को समझेगा, क्या वो मेरे सपनों को समझेगा। लेकिन कहते हैं ना कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की थी कि पूरी कायनात ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की थी। तो मैं इतनी शिद्दत से इस बिजनेस को कर रही थी कि ऊपर वाले को लगा कि इसको एक हस्बैंड जो इसका जो लाइफ पार्टनर होगा वो डायरेक्ट सेलर ही देना जरूरी है, इसीलिए शायद मेरी शादी सचिन से हुई। और आज मैं ये अपने आप को लकी मानती हूँ कि हम दोनों एक ही फील्ड में हैं, क्योंकि अगर आप एक ही इंडस्ट्री में हो, एक ही फील्ड में हो, तो आप एक दूसरे को समझ सकते हैं, आप एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ सकते हैं, और आपको ये बिलीव भी होता है कि ये इंडस्ट्री आपको बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकती है। हम सब, हर लेडी जब मूवीज देखती है तो एक सपनों का राजकुमार उसके अंदर ढूंढती है। उसे लगता है कि वो जो फिल्मों में हीरो है वैसा मेरा लाइफ पार्टनर हो और वैसी मेरी लाइफ हो। तो वो जो फिल्मों का हीरो है वो आपको डायरेक्ट सेलर मिल सकता है, वैसा हीरो। और जो वो फिल्मों वाली लाइफ है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दे सकती है आपको, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको हर सपने पूरे करने का मौका देती है, और आपको ये मौका भी देती है कि आपका लाइफ पार्टनर आपके सपनों को समझे। क्योंकि यहाँ पे आपके माइंड को पूरा खोल दिया जाता है, आपके माइंड को नैरो नहीं किया जाता, आपके माइंड को ब्रॉड कर दिया जाता है, और आपको ये बताया जाता है कि आप हर चीज अचीव कर सकते हैं। तो शायद इसीलिए सचिन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर वक्त, हर समय। और आज हम दोनों मिलके बहुत बड़ा अचीवमेंट कर रहे हैं, और हम दोनों का एक बहुत बड़ा ड्रीम भी हो गया इसकी वजह से कि हम अपनी जिंदगी में आने वाले 5 साल में कम से कम 1 करोड़ लोगों की जिंदगियों को छुए और उनको बदलने का माध्यम बने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थ्रू। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। और जैसा आपने कहा कि जब हम एक ही बैकग्राउंड से रहते हैं और एक ही सोच होती है तो फिर जिंदगी को आगे लेके जाने में बहुत सहूलियत होती है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब धर्म बने और धर्मों में ये होने लग गया कि एक धर्म के लोग ही एक धर्म के लोगों में शादी करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो उसके पीछे भी शायद कहीं ना कहीं वो एक सोच रही होगी कि भाई उनका पूजा करने का या प्रार्थना करने का एक जैसा तरीका होगा, खान पान में थोड़ा सिमिलरिटी होगी, तो शायद जिंदगी आसान हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करेगी आने वाले टाइम में, जब एक डायरेक्ट सेलर ये चाहेगा, वो ये जरूर देखेगा कि भाई जो सामने वाली फैमिली है वो अगर डायरेक्ट सेलिंग की फैमिली है तो शायद हम लोग उनसे बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी,
अच्छे संस्कार होंगे, अच्छा माहौल होगा, पॉजिटिविटी होगी। तो मैं एक ऐसा समय देख रहा हूँ आने वाले शायद 10-15 साल, 20 साल भी लग सकते हैं, लेकिन एक कम्युनिटी क्रिएट होगी, डायरेक्ट सेलिंग की कम्युनिटी, और प्रयास किए जाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग डायरेक्ट सेलिंग वालों से ही रिश्ते बनाएं, और आपकी जो अब तक की सफलता है और जो आपकी मैरिड लाइफ है, जो आपकी चेहरे की खुशी है, वो बता रही है कि ऐसा करने से मतलब जिंदगी में बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। दैट्स ग्रेट। हम लोग अगली पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेहा, अगर एक हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने मिलकर काम करने का निर्णय ले लिया आपकी बात सुन के, और अब उन्हें अपने बिजनेस में गोल भी सेट कर लिए हैं कि मैंने अपनी कंपनी में इस लेवल पे जाना है, अब उनको अगर कामयाबी अचीव करनी है, अपने उस टारगेट को, अपने गोल को हिट करना है, तो 2-3 ऐसे पॉइंट्स जो जरूरी हैं एक डायरेक्ट सेलर के लिए, वो प्लीज आप शेयर करें। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर इस बिजनेस को कर रहे हैं और उन्हें ये टारगेट भी मिल गया कि उन्हें क्या अचीव करना है, कौन सा लेवल अचीव करना है, तो सबसे बड़ा जो हमको चीज करनी चाहिए वो है हमारे सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। चाहे आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हो, आपका सिस्टम जो आपको कहता है, चाहे बेसिक्स हो, चाहे कोर हो, जो है चाहे कार्डिनल हो, ये जो सिस्टम कहता है अगर हम उसको 100% फॉलो करते हैं, 3 चीजें मूलभूत आधार है इस बिजनेस के, अगर आप ये तीनों चीजों को फॉलो करते कंटिन्यूटी के साथ दोनों मिलके, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलती है। और बैलेंस बना के चलिए, नॉट नेसेसरी कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों बिजनेस कर रहे हैं तो दोनों को फील्ड में निकलना जरूरी है। हम दोनों ने बैलेंस बना के चला, हमने अपने काम डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। सचिन बाहर की फील्ड वर्क देखते थे और मैं घर से लोगों को फोन करना, उनसे कनेक्टेड रहना, बिजनेस चेक करना, या किसका कुछ बिजनेस हो रहा है, कहाँ पे वो अचीव कर सकते हैं, वो टारगेट्स चेक करना, वो मेरा काम है। और सचिन का काम है कि बाहर की फील्ड को देखना, ज्यादा बाहर जाना, लोगों से मिलना, ज्यादा मीटिंग्स, ज्यादा इवेंट्स करना। तो हम लोग ने अपने काम जब डिस्ट्रीब्यूट कर लिए तो हमारे काम आसान हो गए। और अगर आप भी ये चीजें करते हैं, पहली चीज है कि आप अगर बेसिक्स फॉलो करते हैं, दूसरी चीज है कि अगर आप कार्डिनल्स फॉलो करते हैं, तीसरी है कि आप अगर आप कोर आपकी जो कंपनी के हैं वो फॉलो करते हैं, कोर स्टेप्स फॉलो करते हैं, और चौथी चीज है कि अगर आप अपने काम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत स्मूथ तरीके से और बहुत आसानी से आप बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। और हमने भी ये किया है, अगर आप करके देखेंगे तो आपको भी ये मिलेगा। और मैं तो मानती हूँ कि 100% आप अपनी वाइफ को इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी ड्राइविंग फैक्टर है आपके इस बिजनेस का। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल नेहा। आपने मतलब बहुत संक्षेप में बहुत बड़ी बात कह दी है कि आपके जो बेसिक्स हैं, कोर्स हैं, कार्डिनल हैं, उनको फॉलो कीजिए और बैलेंस कीजिए काम को, क्योंकि अगर आप आपकी वाइफ सॉरी आपकी शादी हुई है तो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं आपके साथ में रहते हों, परिवार के दूसरे लोग भी हैं, तो वो जो लाइबिलिटीज हैं आपकी, उनको भी अच्छे से निभाना है। और सफल व्यक्ति वही रहता है कि जो हर जिम्मेवारी को बखूबी निभाता है। दैट्स ग्रेट। फनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। फनी सर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स दिए हैं और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी दिए जहाँ पे हमने बहुत ज्यादा मजे किए हैं। आपने जब पूछा तो एक किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग सा याद आ रहा है मुझे, और वो लोनावला का एक किस्सा है। जब हम इवेंट्स के लिए बाहर जाते रहते हैं दोनों, हर 2 महीने में। अभी तो लॉकडाउन है तो हम नहीं निकले हैं, बट इससे पहले रेगुलरली हम एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं, हमारा सेमिनार इवेंट्स कम होता है, हमारा घूमना ज्यादा हो जाता है। तो लोग हमसे ये चीज को देख के जेलस भी फील करते हैं कि हर वक्त लोग मुझे फोन करके पूछते हैं कि अभी तुम कहाँ हो, अभी तुम कहाँ हो। जब मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं इस स्टेट में हूँ, इस स्टेट में हूँ, तो वो सरप्राइज है, बोले क्या बिजनेस है यार, गजब, मतलब तुम एंजॉय कर रही हो लाइफ को। मैंने बोला हाँ। और इसी मोमेंट में हम लोग लोनावला गए हुए थे, हमारी एनिवर्सरी थी। एनिवर्सरी को एंजॉय करके हम वापस एक इवेंट के लिए जा रहे थे, लोनावला से हमें ट्रेन पकड़नी थी। सचिन को कहीं से पता चला कि चिक्की बहुत फेमस है लोनावला की। हम स्टेशन पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें पता चला तो वो बोले कि तुम वेट करो प्लेटफॉर्म पे, मैं लेके आता हूँ अभी तुरंत। और वो स्टेशन के पास ही गए एक स्टोर पे लेने के लिए। सामने एक ट्रेन खड़ी थी और मैं वेट कर रही थी कि हमारी ट्रेन कब आएगी तो हम चढ़े। लेकिन अचानक से जब वो ट्रेन चालू हुई तो मुझे एहसास हुआ कि वो ट्रेन है जिसमें हमको चढ़ना था, और सचिन गए हुए थे चिक्की लेने के लिए। तो मैंने दोनों लगेजेस अपने हाथ में लिए, मैं रन कर रही थी ट्रेन को पकड़ने के लिए,
और शायद सचिन को भी वहां से एहसास हुआ कि ये वही ट्रेन है जिसमें हमें चढ़ना है। तो वो डीडीएलजे वाला केस तो नहीं हुआ कि सचिन मेरे को ट्रेन से उठा रहे हैं, बट हाँ डीडीएलजे में सचिन ट्रेन में थे, लेकिन हम दोनों साथ में रन करके ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने उस मोमेंट को बहुत एंजॉय किया, बहुत मजे किए, और लोग भी हंस रहे थे हमें देख के, क्योंकि इतना ज्यादा रन करना पड़ा। स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन आपके सामने है और आप वेट कर रहे हैं कि आपकी ट्रेन अब कब आएगी। मतलब जो हमने डीडीएलजे में देखा था, तो वही वाला सीन लोनावाला स्टेशन पे हो गया। जी, ये इंडस्ट्री देती है आपको वो सारे सीन क्रिएट करने का मौका। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल एक्चुअली। और जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो हमारा एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि हम उसको बहुत एंजॉय करते हैं। मेरे पास जब मैंने शुरुआत किया तो मुझे याद है, एक बार मैं हिमाचल प्रदेश में था, और वहां पे जो गाड़ी थी मेरे पास में, मारुति 800 उन दिनों, तो उसका जो है पेट्रोल खत्म हो गया। तो वो पेट्रोल खत्म हो गया और उस मोमेंट को भी हमने बहुत एंजॉय किया। मतलब हम लोग 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर मेरे साथ में थे, तो हम धक्का लगा रहे हैं, रोड पे कोई भी नहीं है, गाने गाते हुए मस्ती में जा रहे हैं। मतलब कोई देखे तो ऐसा लगे कि पागल लोग हैं क्या। तो ये इंडस्ट्री आपको एक ऐसा एटीट्यूड देती है कि आप हर जगह आप एंजॉय करेंगे। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। रैपिड फायर क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए आपके लिए। 4 के जवाब तो आपने बहुत तेजी के साथ में देने हैं, बगैर सोचे। तैयार हैं? यस सर, बिल्कुल। आपको सबसे अच्छा शहर आपको कौन सा लगता है? मतलब सबसे अच्छा कहाँ फील होता है, जगदलपुर में या रायपुर में? सर, होता तो सबसे ज्यादा अच्छा फील रायपुर में है, क्योंकि ये मेरा होम टाउन है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने अभी ऐसा बना दिया है कि हर शहर मुझे अपना शहर लगता है, क्योंकि हर शहर में अपने लोग मौजूद होते हैं और ऐसा लगता ही नहीं कि मैं अपने शहर से बाहर हूँ। सबसे ज्यादा प्यार आपको किससे मिला, माँ से या सासू माँ से? सर, बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन आपने पूछा है। दोनों जगह से मुझे बहुत प्यार मिला है, और उसकी वजह ये है कि आज मैं सब अच्छे से कर पा रही हूँ, क्योंकि दोनों माँ ने और सासू माँ ने बहुत प्यार किया है मुझे, और आज मैं इस वजह से इस इंडस्ट्री में बहुत कामयाब हूँ। सिंगल फैमिली ज्यादा अच्छी है या जॉइंट फैमिली ज्यादा अच्छी है? सर, मेरा मानना है कि जॉइंट फैमिली ज्यादा अच्छी है, क्योंकि आपको फ्रीडम मिल जाती है कि आप कहीं भी जा सके, आपके लिए घर पे हैं लोग मैनेज करने के लिए, तो आप बाहर का काम आसानी से देख पाते हैं। अगर आपको कोई एक वरदान मिले, कोई भी एक चीज मिले, अच्छी चीज मिल गई, तो वो पति को देना चाहेंगे या पिता को देना चाहेंगे? सर, मैं डेफिनेटली पति को देना चाहूंगी, और सब लोग सोच रहे होंगे कि पिता को छोड़ के पति को क्यों दे रही है। वो इसीलिए कि हम पिता को दे नहीं सकते, हम पिता से ले सकते हैं। हमेशा उनसे लिया है, आशीर्वाद लिया है। हमारी इतनी क्या काबिलियत है कि हम उनको क्या दे पाए, तो इसीलिए मैं हमेशा उनसे लेने की कोशिश करती हूँ और पति को देने की कोशिश करूंगी। वेरी इंटेलिजेंट आंसर, दैट्स ग्रेट। 4 क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ जी। पहला मेरा क्वेश्चन है कि नेहा जी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है? स्ट्रेंथ ये है कि मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहती हूँ, मेरी हैबिट है। मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ। और वीकनेस भी मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। मैं थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, और ये कोशिश कर रही हूँ कि इसको मैं इम्प्रूव करूँ। चलो, वो सचिन से पूछना पड़ेगा कि जब नेहा को गुस्सा आता है तो उनको क्या क्या अस्थि पहुंचती है। जी। बेस्ट क्रिटिक लाइन, कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसी आलोचना किसी ने की हो, वो आपको याद है आज भी? ऐसी कोई पर्टिकुलर नहीं, बट हाँ, मैं अपनी मदर को एक बहुत अच्छा क्रिटिक मानती हूँ, क्योंकि वो मुझे हमेशा अपनी चीजों को और इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट करती हैं, और वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी लाइन बोलती है, तो मैं अपनी मम्मा को बोलती हूँ कि मम्मा, आप फिर बोले तो मेरे को क्रिटिक मान ले, क्योंकि क्रिटिक जो होता है आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट दिला सकता है, आपके अंदर की काबिलियत को निकालने की कोशिश करता है। दैट्स ग्रेट। कोई एक ऐसी गलती जो नेहा ने की और नेहा चाहती है कि दूसरे लोग ना करें? हाँ, जब इस इंडस्ट्री में आई थी,
तो मैंने अपने दिमाग लगाने की कोशिश की थी। और मैं ये चाहती हूँ कि हर डायरेक्ट सेलर जो इंडस्ट्री में आता है तो अपना दिमाग ना लगाए, जो सिस्टम कहता है अगर वो करेगा तो वो सफलता बहुत जल्दी हासिल कर लेगा। दैट्स गुड। अगर भगवान सामने आए नेहा के और बोले कि नेहा मांगो, क्या मांगना है एक वरदान, तो क्या मांगोगे? सही, बहुत हाइपोथेटिकल लगेगा, बट मेरे अंदर से सिर्फ एक ही आवाज आती है कि मुझे और पॉजिटिव बनाए ऊपर वाला। अगर वो वरदान देना ही चाहता है तो मुझे इतनी पॉजिटिविटी दे कि मैं अपनी पॉजिटिविटी का ऑरा लोगों तक पहुंचा सकूं और उनके अंदर भी वो पॉजिटिविटी फैला सकूं, ताकि ये दुनिया एक बहुत अच्छी खूबसूरत दुनिया बन जाए। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल नेहा। हमने जो आपका इंटरव्यू डाला तो उस इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपकी परमिशन है तो मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं उनमें से। श्योर श्योर सर। दैट्स ग्रेट। बबीता देवी लाठर का क्वेश्चन है, नेहा मैम, एक औरत को जब परिवार का कोई भी मेंबर सपोर्ट ना करे डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए, तो क्या करना चाहिए? बबीता जी, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आप अपने अपलाइन का हेल्प ले और अपनी अपलाइन को बोलिए कि अपनी फैमिली के साथ आपके घर आए और उनको बिजनेस बताएं। और सबसे पहले आप अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व कीजिए, उनकी ड्रीम्स को इन्वॉल्व कीजिए। अगर आपके हस्बैंड को विश्वास हो जाएगा कि इंडस्ट्री वो सारे सपने पूरे कर सकती है, तो अगर वो आपको सपोर्ट करेंगे तो आपकी पूरी फैमिली आपको सपोर्ट डेफिनेटली करेगी। ड्रीम्स अगर इन्वॉल्व है पूरी फैमिली के बिजनेस में, तो वो आपको सपोर्ट करेंगी ही करेंगी। तो ये स्टेप है जो हमें हर व्यक्ति को उठाना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। वो अपनी फैमिली के ड्रीम्स को इन्वॉल्व कर लेगा तो उसकी फैमिली पूरा सपोर्ट करेगी उसको। दैट्स ग्रेट। मिस पूजा का प्रश्न है, मुझे 2 साल से कैंसर है, वैसे तो मेरी हेल्थ अब ठीक है, मैं पिछले 6 महीने से डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, मुझे कई बार ये लगता है मैं ज्यादा दिन तक नहीं जी पाऊंगी। इस चक्कर में ज्वाइनिंग करवाने की जल्दी रहती है और मुझे लगता है शायद इसी कारण प्रोस्पेक्ट सब कुछ समझने के बाद भी स्टार्ट नहीं करते, मुझे क्या करना चाहिए? पूजा जी, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको कैंसर है और आप ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगी। मैंने ऐसे हजारों लोगों को देखा है और कुछ पर्सनली मैं जानती हूँ कुछ लोगों को जिनको डॉक्टर ने कहा था कि आप 2 महीने जी पाएंगी, 4 महीने जी पाएंगे, लेकिन आज उनके थॉट प्रोसेस की वजह से, उनकी पॉजिटिविटी की वजह से आज वो कई सालों से जी रहे हैं। तो ये हमको नहीं सोचना चाहिए कि मैं नहीं जी पाऊंगी। और दूसरी चीज है कि जब आप बिजनेस को लेके जाते हैं किसी के पास और आप अगर इस थॉट से जाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को जल्दी से इनको ज्वाइन करवाना है, तो वो आपकी बिजनेस में रिफ्लेक्ट होगा। जब आप उनको प्लान शो करेंगे उसमें रिफ्लेक्ट होगा। आप इस नजरिए से जाइए कि आप ये बिजनेस उनके लिए लेके जा रही हैं। जब उनको ये एहसास होगा कि ये बिजनेस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। आप उनको ये फील करवाइए कि ये बिजनेस उनके लिए क्यों जरूरी है। अगर उनको ये समझ में आ गया तो आपका ये थॉट आना ही नहीं चाहिए कि आपके पास टाइम नहीं है, आप ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगी तो इसलिए उनको ज्वाइन करवाना है। कहते हैं ना कि आपका दिमाग, सबसे पहले जो हम सोचते हैं वो हमारी चीजों में रिफ्लेक्ट होता है। तो सोच को चेंज करना पड़ेगा, थॉट को चेंज करना पड़ेगा और हमेशा सामने वाले की इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए, तो वो आपके साथ आएंगे बिजनेस में। दैट्स ग्रेट। पवन साहू का क्वेश्चन है, मैडम जब आप बिजनेस चालू किए तो क्या चैलेंजेस आया फैमिली में, और आप अपने आप को इतना अच्छा वक्ता कैसे बना पाई, क्या किया? पवन जी, पहले पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे एक अच्छा वक्ता कहा। अगर आप ये मानते हैं तो आपका नजरिया बहुत अच्छा है, इसलिए आपको ये लग रहा है। और दूसरी मैं चीज, पवन की बात पे मोहर लगा रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी वक्ता हैं। थैंक यू सो मच सर। अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं इसे एक अप्रिसिएशन के रूप में अपने लिए लूंगी। थैंक यू सो मच। और पवन जी, जो आपने कहा कि मैंने अपनी फैमिली को कैसे इन्वॉल्व किया या कैसे बैलेंस बना के चली, तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि मैंने बैलेंस बनाया था अपनी फैमिली में। मैंने अपनी फैमिली को भी पूरा टाइम दिया और अपने बिजनेस को भी पूरा टाइम दिया। एक वक्त ऐसा था शुरुआती, जब हमारी जस्ट शादी हुई थी, उससे पहले मैं बिजनेस कर रही थी, लेकिन जस्ट हमारी शादी हुई उसके बाद एक ऐसा दौर आया था जब सचिन को बाहर रहना पड़ रहा था बहुत ज्यादा। नॉट फॉर अस बट जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे उनके लिए, क्योंकि हम तो बहुत अच्छे मुकाम पे आ चुके थे।
चूंकि हमारी ड्रीम बहुत बड़ी थी, हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा बाहर जाना आना पड़ता है। तो मैंने कभी उनको ये नहीं कहा कि आप अभी क्यों जा रहे हैं, अभी तो हमारी शादी हुई है। बट मैंने उनको सपोर्ट किया और मैंने घर को मैनेज किया, मैं घर पे रही और वो बाहर को देखे। तो हमने बैलेंस बनाया चीजों का, और हर महिला अगर ये बैलेंस बना के चलेगी तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है बिजनेस करना। दैट्स गुड। अगर नेहा, मैं एक अच्छा वक्ता बनना चाहता हूँ, तो कोई 3 टिप्स आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। सर मैंने जो अपने, अगर लोग मानते हैं कि मैं अच्छी वक्ता हूं, तो मैंने सिर्फ मैंने 3 चीजें अगर आप कहें तो की कि पहले मैंने बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने की कोशिश की, लगातार बुक्स पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो जब आप पढ़ते तभी आप कुछ डिलीवर कर पाते हैं। दूसरी, कि आप अपनी चीजों को जब आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी से, जब आप वक्ता बनना चाहते हैं, तो आप अपनी स्क्रिप्ट लिखिए, कुछ लिखिए जब आप बोलना चाहते हैं, जो भी चीज आप बोलना चाहते हैं, जब आपको माइक मिले, जब आपको मौका मिले स्टेज पे जाने का, तो आप, अगर आपके पास कुछ है लिखा हुआ, तो आप उसे डिलीवर कर सकते हैं। और तीसरी चीज है कि लगातार, मौका कभी चूकना नहीं चाहिए। जब आपको मौका मिले आप जाइए, आप जैसा भी बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस 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 से आप परफेक्शन की ओर निकल जाते हैं। दैट्स ग्रेट। 3 चीजें आपने बताई। सबसे पहली चीज कि हम पढ़ें, कंटेंट हमारे पास में होना चाहिए। दूसरी आपने बताई कि उसको पहले प्रिपेयर कीजिए, स्क्रिप्ट लिखिए पहले कि ये बोलना है, प्रिपेयर होके जाइए। और तीसरी चीज आपने बेहद बेहद खूब बताई कि अपॉर्चुनिटी आप कभी मिस मत कीजिए, जब भी मौका मिले तो उसको आप ग्रैब कीजिए और जाइए। और ज्यादातर लोग शायद इसलिए अच्छे वक्ता नहीं बन पाते, जब भी उनको मौका मिलता है पीछे की तरफ खिसकते रहते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगा। दैट्स ग्रेट। अंतिम प्रश्न है नेहा जी, ये क्वेश्चन किया है दानेश्वर धुमने। मैडम, आपको कैंसर से बाहर निकलने के लिए कितना समय लगा और आपका हौसला और अपना हौसला कैसे बढ़ाए रखा? कैंसर से निकलने के लिए मुझे 6 मंथ्स कीमो के लगे और 2 महीने शायद रेडिएशन के थे। लगभग 1 मंथ का एक पूरा प्रोसेस था। 1 मंथ के बाद मैं कंप्लीटली ठीक हो गई। और मैंने अपना हौसला इसलिए बढ़ाए रखा कि मेरे सामने मेरा गोल था, मेरा टारगेट था, मुझे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है। मुझे एक तो मैं अपनी ड्रीम जरूर शेयर करना चाहूंगी सबसे, कि मैं पर्सनली अपने इनकम से अपने हस्बैंड के लिए एक रोल्स रॉय कार खरीदना चाहती हूँ और उन्हें गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो ये इस तरह की ड्रीम्स मेरे सामने थी, मेरे गोल्स थे, इसलिए मैं अपनी इस प्रॉब्लम से फाइट कर पाई। और एक और लक्ष्य था कि मैं चाहती थी कि मेरा परिवार मेरी वजह से कभी दुखी ना हो। तो मैं हमेशा मुस्कुराती रहती और उनको मोटिवेट करती रहती। मेरे को हमेशा मेरी फैमिली बोलती थी कि तुम्हें पेन नहीं होता क्या? मुझे पेन क्या होता है, पेन कुछ नहीं होता है। होता था, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी के चेहरे पे निराशा ना आए, हमेशा वो मेरी वजह से मुस्कुराते रहे, इसलिए मैं भी मुस्कुराती रही। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। नेहा, आपकी जो जर्नी है और स्पेशली जो ये टफ टाइम से जब आप गुजरे, वो बहुत इंस्पायरिंग है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और नेहा अग्रवाल के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो नेहा अग्रवाल एक जाना पहचाना नाम है। आपकी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आपने नेहा समय निकाला और स्पेशली आपने जगदलपुर से रायपुर का ट्रेवल किया हमारे लिए। हम सब बहुत आभारी हैं और हमारी पूरी टीम की तरफ से, व्यूवर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी, और मैं इसी तरीके से लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करती रहूंगी जब भी मौका मिले। थैंक यू सो मच। तो ये थी नेहा अग्रवाल, एक फाइटर, एक प्राउड डायरेक्ट सेलर, एक अचीवर, एक लीडर, एक वक्ता, एक यूट्यूबर। सब कुछ है उनके पास में जो चाहिए एक व्यक्ति को इंस्पायर करने के लिए। तो जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि अगला जो एपिसोड है वो हमारा 75th एपिसोड है। स्पेशल तैयारी है, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत प्रिपरेशन उसकी कर रहे हैं। तो वो एपिसोड आप किसी कीमत पे आप मिस मत कीजिएगा। और जिन लोगों को आप सुनना चाहते हैं इस मंच से, उन लोगों के नाम आप नीचे कमेंट में जरूर लिखते रहिए। हाँ, अपनी कंपनी का नाम मत लिखिए कि किस कंपनी से आप जुड़े हैं और आपका प्लान क्या है। किसी भी तरह का प्रोस्पेक्टिंग का ये एक्चुअली प्लेटफॉर्म नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो उस प्रकार की गरिमा प्लीज आप बनाए रखिएगा। और
अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद आप एक गलती कर रहे हैं। हम बहुत कुछ दे रहे हैं आजकल। हम हमारे जो इंटरव्यूज हैं उनके छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके हम नॉलेज कैप्सूल दे रहे हैं। हर रोज 2 से 3 नॉलेज कैप्सूल आ रहे हैं। वीकली हमारा प्रोग्राम रहता ही है मंगलवार को रात 8 बजे। उसके अलावा हम लोग स्पेशल सीरीज शुरू करते हैं। 1 जून से 8 जून के बीच में हमने लाइफ आफ्टर लॉकडाउन की सीरीज स्टार्ट की और हम प्लान कर रहे हैं कि हर महीने शुरुआत में हम लोग स्पेशल सीरीज आपके लिए कुछ ऐसी लेके आएंगे। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिलेंगी जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन आपने दबाया हुआ है। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको आप थोड़ा प्रमोट कर दीजिए, थोड़ा लोगों को लेके आइए इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि हम मिलकर एक बड़ी कम्युनिटी क्रिएट कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर मुलाकात होगी स्पेशल एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।